नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आंखें। दर्शकों, कोरोना का कहर लगातार बना हुआ है और ऐसे में एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना में ये देखा गया है कि वायरस ने लगातार अपना स्वरूप बदला है, जिस वजह से इलाज के प्रोटोकॉल्स भी बदल गए हैं। अब कोरोना वायरस में एक नए स्ट्रेन की चर्चा हो रही है, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास सौरभ। तो आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं उनसे कोरोना वायरस के बारे में। और कोविड के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब डायरेक्टर और हेड हैं इंटरनल मेडिसिन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि वायरस को अभी हमने 1 साल तक पूरा देखा, कंप्लीटली अब एक नए स्ट्रेन की चर्चा हो रही है। क्या है ये नया स्ट्रेन और ये कितना हार्मफुल हो सकता है? सही, अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप रेज किया अभी। सब लोग को जिज्ञासा है जानने के लिए कि एक्चुअली है क्या है। जी। तो एक्चुअली एक वायरस का एक नेचुरल गुण होता है कि विद टाइम वो मॉडिफाई करता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। उसका रीज़न क्या है कि वो जो जो प्रतिरोधी क्षमता जो हम लोग डेवलप कर लेते हैं, जो जीव में रहता है, जो डेवलप कर लेता है, उसके आगे उसको फाइट करने के लिए, उसको स्केप करने के लिए अच्छा। वो कुछ म्यूटेशन करके अपने आप का स्वरूप बदल लेता है। अच्छा, जिसके चलते फिर वो जो इम्यूनिटी डेवलप किया है जीव, जिसके अंदर वो हार्मफुल एक्टिविटीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर से वो एक्टिव हो जा सकता है उसके लिए। अच्छा, ये उसका एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का और आगे बढ़ते रहने का। जी। तो सर, ये नया स्ट्रेन क्या और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है? कोविड के जो पहले केसेस हम देख रहे थे और वायरस जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहा था, अब क्या वो म्यूटेट होकर के और ज़्यादा डेंजरस हो गया है या होने की उसकी आसार हैं? हाँ, ऐसा देखा गया कि रिसेंटली फिर से केसेस का सर्ज कुछ यूरोपियन कंट्रीज में होने लगा। तो वो लोग ने का टेस्ट से उन लोगों को पता चला कि एक नया म्यूटेंट वेरिएंट आ चुका है। अच्छा, जी। तो वो अभी तक का जो नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसा प्रूव हुआ है कि जो ये जो नया वेरिएंट है वो तेजी से फैलता है। अच्छा। संक्रामकता ज़्यादा है, लेकिन वो सीवियर डिजीज यूजुअली कॉज नहीं करता है। अभी तक ऐसा नॉलेज में जो लोग भी रिसर्च किए हैं, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। जी, जी। हम ये समझना चाहते हैं सर कि वैक्सीन को लेकर के अभी तक बहुत चर्चा रही है। जब से ये वायरस आया तब से वैक्सीन की चर्चा है और एक लॉन्ग टर्म में अभी तक हमने वैक्सीन के बारे में सुना, देखा भी। हम ये जानना चाहते हैं कि भारत में अभी क्या स्थिति है कमोबेश, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल की भी चर्चा हो रही है। भारत में क्या स्थिति है और कब तक वैक्सीन आने की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, अब बहुत जल्दी DGI का नॉट मिलने वाला है। अच्छा। इंडियन वैक्सीन का। तो उससे फिर आगे वैक्सीनेशन ड्राइव जो अब लोग का प्री प्लान है वो आगे बढ़ेगा और प्रॉब्ली बहुत सक्सेसफुल होगा। अच्छा। जो इस महामारी को ब्लॉक करने में विद टाइम काफ़ी काम आएगा। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी हम लोग का जो इंडिजिनस वैक्सीन है या बाहर का भी जो वैक्सीन जो यूज़ हो रहा है बाहर, वो उसको यहाँ लाने का जी, यानी ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है और इस बात की समझ रखने की ज़रूरत है कि वैक्सीन जल्द ही आएगा और आने के बाद वो सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। हम ये समझना चाहते हैं सर कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, कोविड पेशेंट आपके पास आते हैं और जो सीवियर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाने पर किस तरीके की और समस्या उन्हें होती है कोविड होने के साथ-साथ? यूजुअली कोविड का पेशेंट 2-3 तरह के, एक से एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कुछ माइल्ड हुआ, माइल्ड से थोड़ा सा ऊपर हुआ, ये सब का एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। सीवियर पेशेंट्स वो वैसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन लगता रहता है। अच्छा। और कभी कभी ऑक्सीजन वर्क नहीं किया तो हम लोग NIV करते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर रखना पड़ता है, या बहुत वो भी फेल कर गया तो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखना पड़ता है। तो ये पेशेंट्स यूजुअली सीवियर कोविड पेशेंट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स का अगर इस स्टेज में आ जाने से रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा। लेकिन अगर वो रिकवर कर गए तो चैप्टर यही क्लोज नहीं होता है। जैसे भी वो बाहर जाते हैं, फिर घर की तरफ जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। कुछ तकलीफ खुद लेके आती है, एक साइकोलॉजिकल भी लेट डाउन रहता है, वो भी असर रहता है। दूसरा कि उनको क्योंकि यूजुअली पाया गया कि ब्लड जो थिक होने का चांस हर समय उनमें बना रहता है। अच्छा। तो बाद जब छुट्टी होके भी जाते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि
वो जो ब्लड थिक होने का जो तरीका है उसको मापने का डी डाइमर के रूप में हम लोग पता करते हैं, तो पता करते रहना चाहिए कि डी डाइमर उसका नॉर्मल हुआ है या नहीं। अगर वो बढ़ा रहता है तो बहुत चांस रहता है कि जहाँ तहाँ जिससे ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं क्लॉट करे। अगर लेग वेसल्स में क्लॉट किया, लंग्स के वेसल्स में क्लॉट किया तो अलग अलग तरह से सिम्टम्स होगा। ब्रेन में हुआ तो सीजर आ जाता है, लंग्स में हुआ तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, पैर में हुआ तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हार्ट के वेसल्स में हुआ तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सब भी देखा गया। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो सीवियर सिकनेस से बाहर निकलने का जो इन जनरल होता है वो तो रहेगा ही, प्लस ये सब भी। और जो मेन ऑर्गन लंग होता है उसमें तो स्कारिंग होता ही है। तो क्योंकि सीवियर में ज़्यादा होता है तो ठीक होने के बाद भी कुछ दूर चलने पर थक जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना, तो ये सब साथ साथ अटैच रहता है। तो हम लोग को ओवरऑल एक लंबा ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है। गुड थिंग क्या है कि इनिशियली लगता था कि जो स्कारिंग है इरिवर्सिबल है, हो सकता है लौटता नहीं हो, लेकिन विद टाइम हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी, कुछ डेटा भी बाहर का देखने के से ऐसा पता चलता है कि ये रिवर्सिबल भी है। ये ठीक होता रहता है, ये फाइब्रोसिस कम भी होता है विद टाइम। ये अच्छा न्यूज़ है जो लोग रिकवर करते हैं सीवियर इलनेस। जी सर, हम ये समझना चाहते हैं कि अभी आपने जो ये बात कही ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखा जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं या पहले के जैसी उनकी एफिकेसी नहीं रही है काम को लेकर के। तो क्या कारण है? क्या ये वायरस इतना डैमेज कर रहा है लोगों को, या फिर से होने के भी चांसेस की भी एक बात बार बार हो रही थी कि क्या ये वायरस रिपीट हो सकता है? अगर कोई नेगेटिव हो गया तो क्या वो फिर से पॉजिटिव हो गया? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सही बात बता रही हैं, क्योंकि एक तो सिंपल बात है कि कोई भी चीज, कोई लोग को फिट रहने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलना होना चाहिए। ब्लड में हर टिश्यू को प्रॉब्ली सब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो लंग एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ऑक्सीजनेशन के लिए। जब वो डैमेज होता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा टिश्यूज में, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जब भी चलेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का बढ़ेगा, तो कम होगा, तो थकान उस पॉइंट से भी होगा। लेकिन क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम भी देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में। फिर साइकोलॉजिकली लेट डाउन हो जाता है, असर हो जाता है, उससे भी लोग जल्दी थक जाते हैं। ये भी एक रीजन है। जी, तो सर हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली गर्भवती महिलाओं की या बुजुर्गों की, तो उन्हें ये वायरस कितना डैमेज कर सकता है या क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं उनके साथ? ये इन लोग को, जैसे जनरल लोग को है, इन लोग को भी इफेक्ट करने का चांस ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन क्योंकि जो जिस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिनको इम्यूनो सफिशिएंट पेशेंट है, उन लोग में डिफरेंस यही होता है कि वो लोग फाइट कर सकते हैं, उनका बॉडी फाइट कर सकता है कोविड से इजीली। एल्डरली पीपल में यूजुअली कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटीज रहते हैं, डायबिटीज हुआ या कोई क्रॉनिक इशू भी हो सकता है, हुआ, ऐसा कुछ रहता है, तो उसके चलते वो लोग माउंट नहीं कर पाते हैं एंटीबॉडीज या फाइट कैपेबिलिटीज ब्लड में या बॉडी में नहीं होता है कोविड के लिए, तो वो लोग सकम कर जाते हैं या उन लोग में सीवियर इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। अदरवाइज इन्फेक्टिविटी रेट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि वो लोग फाइट नहीं कर पाता है बॉडी, तो वो लोग सकम या सीवियर कोविड होने का चांसेस उन लोग में और लोग से ज्यादा होता है। जैसे डायबिटीज को भी हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बोलते हैं, ये लोग इम्यूनिटी वीक होता है, इसलिए वो लोग को सीवियर इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। सर, अगर हम बात करें मेडिवर्सल हॉस्पिटल की खास करके, तो यहाँ क्या कुछ सुविधाएं हैं कोविड पेशेंट्स के लिए और क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न था आपका, और हम लोग को बताना जरूरी है कि हम लोग डे 1 से जो इतना घातक बीमारी था, हम लोग का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सीईओ लोग हैं, लोग काफ़ी पॉजिटिव थे कि नहीं, हम लोग को सर्व करना है कम्युनिटी को, सिर्फ हम लोग को अपना नहीं देखना है। तो ये लोग कोविड को डे 1 से डेडिकेटेड 20 बेड्स यहाँ रखे। और हर यहाँ डे 1 से आज तक डेट 3-4 मंथ्स हो चुका है, हर दिन यहाँ सीरियस पेशेंट्स आते हैं, हम लोग एडमिट करते हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होते हैं। और टचवुड आप लोग के गुड विशेस से हम लोग ऑलमोस्ट 200 पेशेंट 210 पेशेंट्स देखे और 10-12 मोर्टेलिटी हुआ है, 1% से लेस मोर्टेलिटी हुआ है। तो हम लोग का कोविड टीम काफ़ी अच्छा है, जिसमें आईसीयू टीम आते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हम लोग हैं, सब लोग मिलके काफ़ी अच्छा सर्विसेज दिए हैं और होपफुली आप लोग का गुड विशेस, सबका सपोर्ट रहा तो हम लोग और अच्छा करते रहेंगे। सर, क्रॉनिक पेशेंट्स को क्या एंटरटेन करते हैं आप लोग? ज़्यादातर हम लोग यहाँ सिक यूजुअली हम लोग सीवियर पेशेंट्स एडमिशन सबको तो दरकार है नहीं। जी। जो लोग एडमिट हो तो यूजुअली आप मान के चलिए कि लोग सीवियर पेशेंट्स ही रहते हैं, सीवियर कोविड के पेशेंट्स रहते हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा ये है कि 90 से +% को
या तो डायबिटीज़ था, डायबिटीज़ भी था, हार्ट फेलियर भी होगा, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज था, ल्यूकीमिया, कैंसर, सब के पेशेंट है। कोई एकदम सिंपल पेशेंट याद करने पर भी 2-4 से ज़्यादा याद नहीं आता है। तो हर को 4-5 कॉमोर्बिडिटीज़ के साथ टचवुड गॉड का भी ग्रेस था और हम लोग का भी गुड लक था, और ओवरऑल ट्रीटमेंट का भी जो गाइड हम लोग का जो सेटअप बनाया हुआ था जो वर्क कर गया। जी तो अच्छा वर्क किया। जी हम ये जानना चाहते हैं सर कि ये जो पूरा एक फेज़, एक लंबा दौर आप लोगों ने निकाला, हॉस्पिटल का भी की भी इसमें भूमिका रही, आप सभी डॉक्टर्स की भी भूमिका रही, जो कि एक बड़ी बात है। हम ये समझना चाहते हैं सर कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसकी हम बार बार अभी बात कर रहे थे, अब जिसकी आपने चर्चा भी की, कई लोग साइकोलॉजिकली बहुत वीक हो गए हैं या उनके दिमाग में एक स्ट्रेस आ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं जो 9 महीने या 10 महीने से कम्प्लीटली घर से बाहर नहीं निकले, या तो उन्हें कोई क्रॉनिक इशू था या अक्यूट प्रॉब्लम भी था, उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डर से नहीं निकल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन सारे लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर के वजह से अब डिप्रेशन की भी एक समस्या जो है वो लगातार देखी जा रही है। देखिए, एक्टिव रहना है जी, थोड़ा सा, घर के बाहर नहीं भी जाते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट्स करना है, एक्टिव रहना है, मेडिकेशन लेते रहना है, डॉक्टर से अगर कोई कोमोर्बिडिटी है टच में रहना है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुड थिंग क्या है कि वो सब फेज अब ओवर होगा प्रॉब्ली, क्योंकि वैक्सीन आएगा तो एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि और उसके साथ वैक्सीन के साथ भी कुछ मिथ्स है जो हम इसी समय चाहते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं, कि लोग को जानना चाहिए कि ये वैक्सीन देने से इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छा। ये क्योंकि उसका एक पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग बॉडी में, तो वो इम्यूनिटी इंड्यूस करता है, इसलिए उससे इन्फेक्शन नहीं होने को है। और दूसरा है कि अगर वैक्सीन आप बाय द वे ले लेते हैं तो ये नहीं कि आज ले लिए कल आप इम्यूनाइज्ड हो गए, उसका 2 डोजेस के बाद 7 डेज के बाद ही आप इम्यूनाइज्ड होते हैं। अच्छा। उसके बाद भी ध्यान रखना है क्योंकि वो 95% ही इफेक्टिव है। जी। और प्लस आने वाला दिन में उसका वेरिएंट्स भी आ रहा है, तो आपको उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी हम लोग अचीव नहीं करते हैं तो हर समय रिस्क रहेगा कि एक दूसरे को हम लोग फैलाएं, फिर से री इन्फेक्शन। यूजुअली री इन्फेक्शन, जैसा आपने पूछा था शायद उस समय मैंने आंसर नहीं किया, लेकिन री इन्फेक्शन भी 1-2 आए हैं, लेकिन बहुत सीरियस नहीं होते हैं यूजुअली। तो ये मेरे हिसाब से अभी बहुत सिग्निफिकेंट बात नहीं है। और ये भी क्वेश्चन उठता है, इसी संदर्भ में भी क्वेश्चन उठ जाएगा कि जिसको इन्फेक्शन हो चुका है उसको वैक्सीन लेना है। तो मेरे नज़र से उन लोग को लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है कि वो लोग जो एंटीबॉडीज बनाते हैं वो कितना दिन परसिस्ट करेंगे। तो ये दिक्कत है। और जो वैक्सीन से जो परसिस्ट करेगा वो रफली 1 साल तो जरूर परसिस्ट करेगा। तो इसलिए वैसे केसेस में हम लोग को आगे बढ़ के ले लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि मेरे पास एडिक्वेट इम्यूनिटी हो गया होगा। अच्छा। तो हम ये है, लेकिन कभी वैसे केसेस में नहीं ध्यान से री इन्फेक्शन हो सकता है। जी। सर, अभी आपने चर्चा की हर्ड इम्यूनिटी की, क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी? इसको लेकर के बहुत चर्चा है सोसाइटी में, लेकिन अभी भी लोग क्लियरली ये जान नहीं पाए हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है। के लिए समझने का ये चीज़ है कि एक सर्टेन ग्रुप लोग, एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे 2/3% 60-50% 60% अलग अलग डिजीज का थोड़ा बहुत वेरी करता है। उस लेवल पे अगर इम्यूनाइज हो जाए वो पॉपुलेशन, तो चांसेस बहुत कम हो जाता है एक दूसरे ट्रांसमिशन का। अच्छा। वायरस का। तो फिर वो नंबर्स कम होता जाता है और फिर डिजीज खत्म हो जाता है, इवन एरेडिकेट होने का चांसेस होता है। तो यही है सिर्फ। जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पेशेंट्स नेगेटिव हो गए उनको किस तरीके का एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अब वो बैक टू वर्क हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या फिर से उसी तरीके से लागू कर रहे हैं। तो क्या कुछ ख्याल उन्हें रखना चाहिए, और साथ ही उन लोगों को भी जो बिल्कुल भी फ्री हैं, अभी कोविड फ्री हैं? नेगेटिव हो गया तो एक तो हैप्पी होना चाहिए कि हम एक सीवियर इलनेस से आउट हो गए, तो अनहैप्पी होना नहीं चाहिए बहुत बार, क्योंकि सीवियर कोविड से जो लोग बाहर होता है उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट का जरूरत होता है, काफ़ी स्ट्रेस स्ट्रेन से जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होता है, बहुत सी फैमिली का कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके फैमिली में 2 लोग ठीक हुए, एक आध लोग ठीक नहीं हुए, तो असर तो होता है। लेकिन उसको पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट लोग को, हम लोग को पॉजिटिव बनाना, उनको सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, बताना चाहिए। और साथ साथ आपको फिर बताया कि उनको थोड़ा अवेयर करना चाहिए कि आज आप ठीक हो गए कि चैप्टर क्लोज नहीं है सबके लिए। कुछ चीज़ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस करके भी आता है, तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हम लोग केसेस देख रहे हैं कि गए बहुत हैप्पीली, बाद में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लेके आ गए। अच्छा। क्योंकि खून उनका थिक हो चुका था और वो ध्यान नहीं दिए, फिर फॉलोअप नहीं किए प्रॉपर्ली, तो फिर हो गया। स्कारिंग कभी कभी परसिस्ट कर रहा था, उसका भी कुछ मेथड एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स है जो वर्क हो रहा है, वो सब भी यूज करने से हो सकता है फाइब्रोसिस कम हो जाए, तो आपका ये चलने का जो थक जाने का
चांसेस होता है वो सब कम होते रहेंगे। जी जी सर, अभी आपने चर्चा की फॉलोअप की। हम हमेशा ये सुनते हैं हर बीमारी में, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप फॉलोअप में रहिए। तो कोविड पेशेंट को फॉलोअप में रहना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको फॉलोअप इस सेंस में हर पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड इन्फेक्शन है, प्रॉब्ली उसको 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद, 2 वीक के बाद आके फॉलोअप, सब टेस्ट, सब जितना इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स था सब सेटल कर गया, एसिम्प्टोमेटिक है, उसका HRCT में सीवियरिटी इंडेक्स काफ़ी कम था, वो लोग को कुछ ज़्यादा फॉलोअप हम लोग करते नहीं है। लेकिन जिनको सीवियर कोविड है जाते हैं तो हम लोग बार बार उनका मार्कर्स देखते रहते हैं कि अभी नॉर्मलाइज हुआ नहीं, डी डाइमर जैसे बचाए जो थिक ब्लड का थिक होने का एक मार्कर है, वो कैसा चल रहा है उनका। फिर महीने महीने हम लोग चाहेंगे देखना उनका CT स्कैन कि उनका जो लंग में स्कार है वो कम हो रहा है या नहीं, ये सब देखना। फिर बीच बीच में अगर कभी कभी बहुत सा पेशेंट तो ऐसा भी देखा गया है जो यहाँ हम लोग का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है कि उसमें बहुत टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत तेज रहता है। अच्छा। तो वो एक साइन ऑफ मायोकार्डाइटिस रहता है, हार्ट भी इफेक्टेड रहता है ये पोस्ट कोविड स्टेट में। तो हम लोग को उस लाइन पे भी कि हार्ट भी तो इफेक्टेड नहीं हो रहा है, उस लाइन पे भी सोचना है। ये सब क्योंकि हम लोग ऐसा केसेस देखे हैं, फॉलोअप देखे हैं, तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस किए हैं खुद भी, कुछ जर्नल से, कुछ अलग तरीके से। तो यही सब इम्पार्ट हम कर रहे हैं कि ये सब भी है। टैकीकार्डिया में हम लोग को हार्ट की तरफ सोचना, डी डाइमर का और CRP सब के बारे में रेगुलरली देखना, HRCT करके हार्ट का, लंग्स के बारे में, उसका स्कारिंग के बारे में पता करते रहना। ये सब हम लोग एज ए डॉक्टर भी इस पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना। जी, अंत में सर एक छोटा सा संदेश हम आपसे चाहेंगे, आप क्या देना चाहेंगे? छोटा संदेश। हाँ, सब महामारी तो एंड होता है, प्रॉब्ली अब इसका टाइम आ रहा है एंड होने का। हम लोग काफ़ी संभल के रहे हैं, कुछ दिन और है, फिर से संभल के अभी और कुछ दिन 3-6 महीना और हम लोग को ध्यान से रखना है, जिससे कि ये डिजीज़ को हम लोग पर विजय प्राप्त कर लें। तो उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अभी भी फॉलो करना है। बिल्कुल। वैक्सीन होपफुली सबके लिए आ जाएगा तो, और होप करते हैं कि इफेक्टिव भी हो जाए तो और अच्छा है। तो विद टाइम हम लोग इसको, इस फेज को टाइट ओवर कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पोस्ट कोविड भी जो है उसमें भी ख़तरा बना हुआ है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो इलाज के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वही हैं। तो अभी आपको जो एडवाइजरी जो पहले जारी की गई थी सरकार के द्वारा, अभी भी आपको उसी एडवाइजरी को फॉलो करना है तब तक जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और अपने हाथ को लगातार 1-1 घंटे के अंतराल पर धोते रहना है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।